Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, welcome to lecture number 23 of course Sampling Design and Analysis, MTH 494. So far we are on our third design. हमने हमारे पास जो सैम्पलिंग डिज़ाइंस हैं अभी हमने लास्ट लेक्चर में उसका तीसरा डिज़ाइन जो था वो स्टार्ट किया था. इससे पहले हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड देन हमने उसकी इनकी एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, हमने उसके रेशियो एस्टिमेशन को देखा. नाउ वी आर वर्किंग ऑन द थर्ड डिज़ाइन. होपफुली हमारे अगले ये लेक्चर और मे बी इसके बाद वाला एक आध या दो लेक्चर जो हैं वो इसी एक डिज़ाइन के ऊपर रहें. बट नाउ हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि चूंकि हमें इन डिज़ाइंस के बारे में खासी इंफॉर्मेशन हो चुकी है एंड वी नो हाउ टू डील विद डिफरेंट डिज़ाइंस, राइट. और उसके अंदर हमें उनके मीन्स के अंदर, टोटल्स के अंदर या से प्रोपोर्शंस के अंदर हम उनके एस्टिमेशन करने जा रहे हैं. So we don't need to spend so much time to give you a brief intro कि मीन्स क्या होता है और हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, टोटल्स क्या होते हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं, एंड सिमिलरली what are the proportions and why we are finding all these things, all these stuffs, right? So let's have a look. This is just a review session in which what we try to explain you. इनफैक्ट मैंने यहाँ पे ये कोशिश ये की थी कि आपको किसी भी तरीके से आपके दिमाग को इस बात पे कन्विंस किया जा सके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक, राइट. तो हमने बिल्कुल वही जनरल डेफिनेशन ली जो कि हम आम अपनी डेली लाइफ के अंदर ये वर्ड यूज करते हैं. कोई सिस्टम ही नहीं है जी, यहाँ पे कोई सिस्टम होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर. इतना वेल डिफाइंड हो कि वहां पे वेल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स तो वहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, वहां पे कोई एम्बेजलमेंट ना हो, वहां पे कोई करप्शन ना हो, चीजें वहां पे वेल डिफाइंड हो एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट. इसकी बड़ी अच्छी जो हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकती है वो आपका नादरा हो सकता है. अगर आप वहाँ पे आईडी कार्ड लेने के लिए जाते हो तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है. आपने जाना है वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, आपकी वहाँ पे चीजें डिफाइन है. मे बी आपने कूपन लेना है, फिर आपने अपनी कोई एंट्री करवानी है, फिर आपने पिक्चर लेनी है, फिर आपने साइन करना है, फिर आपने डेटा वेरीफाई करना है, एंड दैट्स ऑल. ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एज सच वहां पे नहीं होती, राइट. ठीक है, वहां पे टर्मिनल्स पे लोग जरूर बैठे होते हैं लेकिन वो सिर्फ आपको सपोर्ट देने के लिए बैठे होते हैं. एंड इफ लाइक समवन इज हाईली कॉम्पिटेंट ही और शी कैन डू इट. कोई इसमें ऐसा खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है. लेकिन चीजें यहाँ पे बेसिकली बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम यहाँ पर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर भी वी आर टॉकिंग अबाउट दोज प्रोसीजर्स. अगर किसी तरीके से एक रैंडम स्टार्टिंग प्रोसीजर डिफाइन कर दिया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया जाए एंड नाउ उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद वो सैंपल जो है वो यहाँ पॉप अप करके बाहर आना शुरू हो जाए. ओके फाइन, आई एम एट 80th पोजीशन, आई एम आउट. नेक्स्ट वन 80th पोजीशन, आई एम आउट. नेक्स्ट 80th पोजीशन, आई एम आउट. सो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सैंपल्स जो हैं वो आपके पास सिलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, राइट. हमने उसकी एग्जांपल भी देखी, हमने जी को भी डिफाइन किया कि जी बेसिकली क्या होता है. तो यहाँ बेसिकली अगर मैं इस जी को काट दूं शायद अब ज्यादा बेहतर रहेगा बिकॉज वी हैव डिफाइंड दिस जी एज अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. फिर हमने ये देखा था कि इसके अंदर सैंपल सेक्शन प्रोसीजर क्या होता है. तो दो चीजें जो कि पिक्चर में आई थी, तीन बेसिकली, क्योंकि एक चीज मैं यहाँ मैंने ऊपर लिखी है तो मैं इसको भी, क्योंकि आज के सेशन में वी आर गोना यूज दिस SY सबस्क्रिप्ट, राइट. और ये SY सबस्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली हम यूज करेंगे सिस्टमैटिक के लिए, राइट. इससे पहले हमने ST यूज किया है और हमने उसके अलावा और शायद कोई यूज नहीं किया सो फार. तो एक हमने पिक्चर में लेकर आए हमारे पास जी इज बेसिकली योर रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट. के बेसिकली आपका सैम्पलिंग इंटरवल था. एन यू नो पॉपुलेशन साइज एंड योर स्मॉल एन इज योर सैंपल साइज, राइट. देन हमने ये सारा प्रोसीजर डिफाइन किया और वहां पर जब हम इसको डिफाइन कर रहे थे तो वी रेज्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप ये सैम्पलिंग इंटरवल निकालते हो, और सैम्पलिंग इंटरवल आप कैसे निकालते हो, दैट इज योर के इज इक्वल टू कैपिटल N/N. तो क्या होगा, इसके नतीजे में दो चीजें आपके सामने आ सकती हैं. या तो आपके सामने कोई होल नंबर, एक फुल इंटीजर आ जाए, से 12. वेल दिस इज इजी, कोई मसला नहीं है. बट अगर ये ऐसे आ जाए 12.23 या से 12.58, कुछ भी आ सकता है हमारे पास यहाँ पे ये के की वैल्यू, दैट इज सैम्पलिंग इंटरवल. सो हमने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दो मेथड्स की बात की थी, लेकिन हमने ये कहा था कि दिस मेथड इज फार बेटर. यूज फ्रैक्शनल इंटरवल्स. इजी भी है और इशू ये है कि हमें सिर्फ अपना प्रॉब्लम हल करना है, तो ये मेथड इजी भी है और ज्यादा वैलिड भी रहता है, राइट.
देन हमने इसके जरिए यहाँ पे सैंपल्स को ड्रॉ करके देखा और फिर हमने ये वाला प्रोसीजर भी बताया कि आपने इन सैंपल्स की मदद से ये जो सैंपल्स निकलेंगे जहां पर आप अपने इस फ्रैक्शन पोर्शन को इग्नोर करके इसको होल नंबर का हिस्सा बना रहे हो, तो how to sort it out at the end of the final selection of the samples. So what you need to do here, that is just divide by your sample size and you will get your required samples, right? So फिर हमने बात की थी एडवांटेजेस एंड यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ द सैम्पलिंग, जो आपका न्यू सैम्पलिंग डिजाइन है विच इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हमने ये कहा था कि ये एक इजी अप्रोच है, इजी टू ट्रेन पीपल है, राइट? और हम इसकी मदद से एस्टिमेट्स इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ में हमने ये कहा था कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो ऑर्डर में हुई तो फिर बहरहाल सिस्टमैटिक सैम्पलिंग can lead you to some biased results, right? So जब आप सिस्टमैटिक में जब आप सिस्टमैटिक में यहाँ पे वेरियंस को एस्टिमेट करते हैं तो वो आपके पास एक बायस्ड वेरियंस आता है, राइट? तो ये इसका एक बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज है। सो बेसिकली यहाँ से आपका आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और इनफैक्ट हम यही चाह रहे थे कि एक नए सेशन से स्टार्ट करें, लेकिन वो कंटेंट्स कुछ इस हिसाब से बने कि हम पिछले लेक्चर को वहाँ पे वाइंड अप नहीं कर सके। सो हमने कुछ थोड़ा सा इंट्रो वहाँ पे पढ़ लिया और वो इंट्रो डेफिनेटली अच्छा हुआ हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर इन बेटर पोजीशन कि हम अब इस सिस्टमैटिक को जब हम इसको फॉर्मली पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। एक बात यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपके नोटिस में भी लाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइंस को और उसके साथ जो आपको बुक रिकमेंडेड है वहां देखेंगे तो वहां उन्होंने जस्ट 2 वर्ड्स लिखे हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, दैट्स ऑल। तो वो कुछ थोड़ा सा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद लाइक दोस 2 वर्ड्स, ओके? because this is important technique, this is important sampling design, and you need to be very much competent in that. So that's why I am putting more emphasis, because यहाँ बैठ के जो चीज़ मैं फील करता हूँ वो ये है कि आपको इन सारी चीज़ों का बेहतर आइडिया होना चाहिए। कोर्स आउटलाइंस या जो आपकी रिकमेंडेड बुक हैं वो बेसिकली आपकी वो ना प्योरली इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं की गई, राइट? और उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक ये भी थी कि लोगों ने उससे पहले बहुत सारे स्टैटिस्टिक के कोर्सेज पढ़े होंगे, सो दे आर लाइक हाईली एफिशिएंट इन स्टैटिस्टिक। सो आपको ये फील होगा कि हम जब ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो वी आर हाईली डिविएटेड फ्रॉम दैट बुक, लेकिन हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव है कोर्स का, आई एम ऑन दैट, ओके? सो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू दैट। So anyway, get back to the systematic sampling. Let me read this. फिर इसमें इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसकी हम जरूरत महसूस करेंगे कि we need to discuss it in detail, so we will put some time on that. Okay. As we have seen in previous units, both simple and stratified random sampling require very detailed work in the sample selection process. ऑब्वियसली बात है, जब आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात भी करते हो तो वहां पर भी आपको अगर आपने सैंपल सेलेक्ट करना है तो हमने कहा था या तो आप रैंडम नंबर या टेबल की तरफ जाओगे या आप ऐसे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर की तरफ जाओगे जो आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। सो अगर आपने 100 का सैंपल उठाना है तो 100 लोगों को सिंपल रैंडम से उठाना या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उठाना, बहरहाल यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दैट। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपने अपनी जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी हेट्रोजेनिटी को ब्रेक करके होमोजेनिटी में लेके जाना है, एंड देन अगेन यू विल हैव टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन दैट। और आपने हर स्ट्रेटा के लिए या तो आप कोई यूनिक स्कीम लेके चलोगे या आप वहां डिफरेंट स्कीम्स लेके चलोगे, सो दैट वेरीज, राइट? बट यहां पे क्या सिचुएशन है? सो इसी वजह से वो ये बात कर रहा है कि बोथ सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग रिक्वायर वेरी डिटेल्ड वर्क इन द सैंपल सेलेक्शन प्रोसेस. Sampling units on an adequate frame must be numbered or otherwise identified so that a randomization device such as a random number table can be used to select specific unit for the sample. अब उस सूरत में क्या था कि आपके पास जो आपकी वहाँ पे फ्रेम हो वो बहुत प्रॉपरली डिज़ाइन होनी चाहिए. What is the meaning of the properly design? या तो वो नंबर्ड हो या कुछ ऐसी वहाँ पे प्राइमरी कीज, बेसिकली मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेज की टर्म यूज कर रहा हूँ, या तो वहां पे प्रॉपर प्राइमरी की लगी हुई हो सो दैट कि आप जो भी रैंडमाइजेशन फिनोमेना यूज कर रहे हो, उससे आप रैंडम नंबर जनरेशन का जो हम कहते हैं टेबल यूज कर रहे हो, तो वो क्या कर सके, वो वहां से आपके सैंपल यूनिट्स को इजीली क्लासिफाई एंड स्पेसिफाई कर सके फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन.
A sample survey design that is widely used primarily because it simplifies the sample selection process is called as a, what is this? This is systematic sampling, right? So ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसके पीछे बड़ी सिंपल सी लॉजिक ये होती है कि इसका सैम्पल सेक्शन प्रोसीजर जो है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत इजी टू ट्रेन, बहुत इजी टू एवेल्युएट है, राइट? ऑल्दो कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हर जगह पे हर टेक्निक के साथ जरूर अटैच होते हैं, हमें देखना ही पड़ता है कि हम कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। The basic idea of the systematic sampling is as follows. अब हम इसकी basic ideas को बड़ी formal language के अंदर लेकर आ रहे हैं। Suppose a sample of n names is to be selected. मैं इस n names को ना encircle कर देता हूँ। So this circle, n names. Suppose a sample of n names is to be selected from a long list. आपके पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी है यहाँ जहाँ पे ये है कि 10 लाख लोगों के नाम लिखे हुए हैं या 5 लाख लोगों के नाम लिखे हुए जिनके घर में नंबर लगे हुए हैं। आपने उसमें से कोई सैंपल उठाना है n. A simple way to make this selection is to choose an appropriate interval and to select names at equal interval along the list. तो ये है हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है, हम एक इंटरवल डिफाइन कर लें किसी भी तरीके से। तो अब आपको पता है चूंकि हमारे इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, यू नो बेटर कि वो इंटरवल कैसे निकाला जा सकता है। फिर हमने वहां पे उस इक्वल इंटरवल के साथ हम आगे चलते जाएं एंड सो एट द एंड ऑफ द लिस्ट वी विल बी एबल टू ड्रॉ आवर रिक्वायर्ड n सैंपल्स, राइट? Thus every 10th name might be selected. For example, जैसे ये उसने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ओके? ये नहीं है कि दिस इज द क्राइटेरिया, राइट? दिस इट मीन्स 10th, राइट? से आप ये कह सकते हैं कि मैं हर 10वां बंदा उठाऊंगा, हर 20वां बंदा उठाऊंगा, हर 50वां बंदा उठाऊंगा। तो एनीवे ये हम इसके बारे में डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन साइज एंड सैंपल साइज, राइट? इफ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस रेगुलर selection is random, the result is systematic sampling. So this is very important, very important point कि जरूरी नहीं है कि आपकी हर सैम्पलिंग, अगर आप ये इंटरवल बेस्ड सैम्पलिंग बनाओ तो वो हमेशा सिस्टमैटिक बनेगी ना। उसके लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी अ रैंडम। मैंने 3 दफा शुड का वर्ड यूज किया है कि अगर आप इसको रैंडम या इसको आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कैटेगरी में डालना चाहते हैं देन स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी रैंडम, सो दैट वहां पे रैंडमाइजेशन पिक्चर में जरूर हो। इफ देयर इज नो रैंडमाइजेशन, इसका मतलब यह है कि आपके तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो बाइस्ड हो जाएंगे, राइट? So what is the formal definition? A sample obtained by randomly selecting. देख लें अगेन आपको यहाँ पर ये जो हम जो बात कर रहे हैं randomly वो यहाँ पर आपको पिक्चर में नजर आ रही है। A sample obtained by randomly selecting one element from the first k elements in the frame and then every kth element thereafter is called a 1 in k systematic sampling, right? सॉरी सिस्टमैटिक सैंपल। अभी हम इस 1 in k को बड़ी डिटेल में देखने वाले हैं कि 1 in k का मतलब क्या है। सो द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रोवाइड्स अ यूजफुल अल्टरनेटिव टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर द फॉलोइंग रीजंस। वेल, आप सिंपल रैंडम की जगह पे सिस्टमैटिक को यूज कर सकते हैं, बट देयर आर सम सर्टेन रीजन जिनकी वजह से हम ये यूज करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज इजियर टू परफॉर्म इन द फील्ड एंड hence is less subject to the selection errors by the field workers than are either simple or the stratified random sample, okay? And उसमें यहाँ पे पर्टिकुलर केस क्या है, if a good frame is not available. अगर आपको एक अच्छी फ्रेम अवेलेबल नहीं है जहां पर आपकी पूरी पॉपुलेशन या जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है वो आइडेंटिफाई की जा सके, तो उस सूरत में आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज सो गुड एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, राइट? So the systematic sampling can provide greater information per unit cost than simple random sampling can provide. और देखें, एक तो बहुत आसान है, अगर आपके पास एक टीम है जिसको आपने हायर किया हुआ है और आप उनसे कहते हैं कि जाएं और जाके वहां से सैंपल कलेक्ट करें और आप वहां पे उनको ये बता देते हो, खुद आपने ऑफिस में बैठ के ये फाइंड कर लिया, आप किसी गांव में रिसर्च करो तो आप कहते हो ठीक है, आप हर 10वें घर में जाके पूछ लें, बिकॉज यू नो कि वहां पे टोटल कितने हाउस होल्ड्स हैं या टोटल कितने लोग हैं या वट एवर जो भी आपने क्लासिफिकेशन यूनिट यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसके अंदर से अगर आपको ये भी पता है कि आपने कितना सैंपल उठाना है, नाउ थिंग्स आर वेरी इजी। अब उन्होंने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास फील्ड वर्कर्स हैं जिनको आपने हायर किया हुआ है,
उन्होंने वहां पे जब घरों को नंबर देने हैं रैंडमली, और वहां पे जाके फिर वो हर 10वें घर में जाके जो भी उनका रिक्वायर्ड टास्क है उसको पूरा कर लेंगे, राइट। और ये आपको जब देखें इशू ये जब आपका सैम्पलिंग यूनिट आइडेंटिफाई हो चुका है, फिर ऑब्वियसली ये आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है एज कंपेयर टू अ सिंपल रैंडम or the stratified random sampling. Now the question is that how to draw a systematic sample. Already we have discussed it, but अब हम इसको formally देखते हैं. Although simple random sampling and the systematic sampling both provide useful alternative to one another. अगर आपने कहीं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करनी है आप वहां सिस्टमैटिक यूज कर सकते हो, अगर आपने कहीं सिस्टमैटिक यूज करनी है वहां पर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज कर सकते हो. द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल डेटा आर डिफरेंट. हाँ, दो कि ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव तो हो सकते हैं, बट दोनों में सैंपल ड्रॉ करने का प्रोसीजर बहरहाल डिफरेंट है. सो विद रिस्पेक्ट टू क्विज और लाइक विद रिस्पेक्ट टू सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव है तो ये कहाँ पे वैरी करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जो वेरिएशन है वो आपकी सिलेक्शन ऑफ द सैंपल साइज है. सो मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ विच शोज दैट दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. A simple random sample from a population is selected by using a table of random numbers. या अगर मैं यहाँ पे इस टेबल को काट दूं तो शायद मेरी डेफिनेशन ज्यादा हम कह सकते हैं जेनेरिक हो जाएगी. यूज ऑफ रैंडम नंबर्स. अब रैंडम नंबर जनरेशन कहां से करते हैं आपकी मर्जी है. तो मैं आपको बाउंड नहीं करना चाहता. हम आपको ये नहीं कहते कि आपने हमेशा रैंडम नंबर टेबल यूज करना है. इफ यू हैविंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर और अगर आपकी वो रेंज के अंदर आ रहा है तो आप रैंडम नंबर वहां से भी जनरेट कर सकते हो, या आप ऐसा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर छोटा सा 5 लाइनों का प्रोग्राम लिखकर आप वहां से भी रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हो. जस्ट लूप के अंदर आपने वो एक छोटा सा कोड लिखना है तो यू कैन जनरेट. मे बी अगर आपको वो कोड चाहिए तो मैं आपको आगे किसी लेक्चर में वो वाला कोड किसी का लिख के दे दूंगा, सी लैंग्वेज का, C++ का, या जो सी लैंग्वेज में भी आप इंटरेस्टेड हो. बहरहाल आपको उसका मैं एल्गोरिथम लिख के दे दूंगा. अगर आपको कोई लैंग्वेज अच्छे तरीके से आती है यू कैन अप्लाई दैट. ओके. इन कंट्रास्ट वेरियस मेथड्स आर पॉसिबल इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो द इन्वेस्टिगेटर कैन सेलेक्ट अ 1 in 3, 1 in 5 or in general 1 in k systematic sample, right? For example, a medical investigator is interested in obtaining information about the average number of times 15,000 specialists. कहीं हमने किसी भी शहर या किसी भी मुल्क की बात कर रहे हैं कि 1500 स्पेशलिस्ट उन्होंने क्या किया है that they prescribed a certain drug in the previous year. So इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि your capital N is going to be 15,000. To obtain a simple random sample of n is equal to 1600 specialists, we would use the method of old method. However, this procedure would require a great deal of work. अगर आप simple random sampling या stratification भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. Alternatively, we could select one name at random from the first k is equal to 9 names appearing on the list and then select every 9th name thereafter until a sample of size 1600 is selected. This sample is called 1 in 9 systematic sample. तो हमने उस वक्त जो बात आपको बोली थी कि जो k के बारे में बात करेंगे तो here this is basically your k. तो k basically आया कहाँ से होगा. This k is going to be 15,000 divided 1600. तो अगर आप इसको सॉल्व करें so that is going to be 150 divided 60, right? So this is approximately 9, right? So this k is basically 9. यहाँ पे जो आ जाएगा, right? So that's why हमने यहाँ पे ये बोला कि first k is equal to 9 names appearing on the list and then select every 9th name thereafter until a sample of size 16. तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे अगर उसकी एक लिस्ट पड़ी है that list, राइट? और यहाँ पे 1 से लेके उन 15,000 जो वहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनके नाम पड़े हैं. तो अगर आप यहाँ से कोई भी से अगर आपने यहाँ पे पहला ले लिया, दूसरा आप ऑब्वियसली यहाँ पे 13th लोगे, तीसरा आप यहाँ पे डेफिनेटली 22nd लोगे, फिर आप 31st लोगे, फिर आप 40th लोगे, और जैसे ही आप 15,000 तक पहुँचोगे तो आपके पास n is equal to 1600 का सैंपल पूरा हो चुका होगा, राइट? तो देखिए दिस अप्रोच इज फार बेटर, फार गुड एंड सो इजी
as compared to simple random sampling. Or so perhaps you wonder how k is chosen in a given situation. If the population size n is known, agar capital N is known, we can determine an approximate sample size n for the survey and then choose k. Let me put it in circles. In fact, मुझे से किसी inverted commas में put करना चाहिए था. We can determine an approximate sample size n for the survey and then choose k to achieve that sample size. There are capital N is equal to 15,000 specialists in the population for the medical survey. Suppose the required sample size is n is equal to 100. अभी हमने चेंज कर दिया, इससे पहले जो एग्जांपल थी वहाँ पे 1600 की बात हो रही थी, लेकिन just for the sake of ease and understanding हमने यहाँ पे इस small n को हमने 100 कर दिया. We must then choose k to be 150 or less. 150 or less, important statement है ये basically, right? 150 basically कहाँ से आया? That is 15,000 by n हमारे पास वो था, तो this is basically 150. For k is equal to 150, we will obtain exactly n is equal to 100 observations, while for k is less than 150, the sample sizes will be greater than 100, right? In general, for a systematic sample of n elements from a population of size n, k must be less than or equal to n by n, that is, k must be less than or equal to capital N by small n. Note in the preceding example that k is less than or equal to 150. We cannot accurately, now here are some issues, we cannot accurately choose k when the population size is unknown. अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी, अगर हमारे पास कैपिटल N अननोन हुआ तो हम क्या करेंगे. नोन की सूरत में हमें पता है दैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देते हैं इसको. If n is known to us, then k is equal to n by n. But what if ये एक क्वेश्चन पे जगह पे हमारा मौजूद है. We can determine, अभी हम इसको आंसर करेंगे थोड़ी देर बाद, okay? We can determine an approximate sample size n, but we must guess the value of k needed to achieve a sample of size n. If too large a value of k is chosen, the required sample size n will not be obtained by using a 1 in k systematic sample from the population. अगर k की वैल्यू बहुत large आ गई तो फिर आप 1 in k systematic sample choose नहीं कर सकते any of your respective population. This result presents no problem if the experimenter can return to the population and conduct another 1 in k systematic sample until the required sample size is obtained. Well, अगर तो ऐसी facility है with respect to cost, time and resource accessibility, तो कि आपका जो एक्सपेरिमेंटर है वो दोबारा आ सके वापस और फिर दोबारा से वहाँ पे k की वैल्यू कैलकुलेट करे या बाकी चीज़ों को एडजस्ट करे, फिर तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. बट इन सम सिचुएशंस obtaining a second systematic sample is impossible due to any reason. For example, conducting another 1 in 20 systematic sample of the shoppers is impossible if the required sample of n is equal to 50 shopper is not obtained at the time they pass the corner. ये मसला आ जाएगा आपके पास. So हमारे पास ये सारी चीजें अभी जगह पे मौजूद हैं. And now by keeping all these things in our mind, let's go and find mean and totals, and इंशाल्लाह हम साथ साथ देखेंगे ये जो उसके problems exist करते हैं, we will see कि how to sort it out, right? So estimation of the population mean and population total. So first we will go for the estimator of the population mean mu, right? Note it down, हमने यहाँ पे y bar sy लिखा है, right? Okay, sy stands for systematic sample. So this is going to be mu hat, because हम यहाँ पे मीन के लिए निकाल रहे हैं, is equal to y bar sy. Y bar का मतलब है mean and sy is basically systematic. This is going to be sum I varies from 1 to n yi. बड़ा सिंपल हमने काम किया, कुछ भी हमने नहीं किया.
and we name this equation at 4.1. Now this is our unit number 4, and so this is 4.1. मैं लिख देता हूँ where subscript sy signifies that systematic sampling is in use, right? So what is the estimated variance of the y bar sy? This is going to be estimated variance of y bar for the systematic sample. This is going to be very simple, that is s square by n into, अगर आप गौर से देखें तो आपको इनमें और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के रिजल्ट्स में बड़ी रिजेम्बलेंस नजर आएगी, right? So this is going to be 4.2, and obviously bound on the error of estimation is going to be 2 into estimated variance of y bar for the systematic sampling, and obviously we have to take square root, so this is going to be 2 . So this, and we call it as a 4.3, right? If अब यहाँ पे एक मसला पे जगह पे मौजूद है, यहाँ लिख देता हूँ, remember to have this, you need to know कैपिटल N. अगर आपने एस्टिमेटेड वेरिएंस निकालना है या ऑब्वियसली बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन निकालना है, तो आपको इन दोनों सिचुएशंस के लिए कैपिटल N का पता होना जरूरी है. व्हाट इफ आपके पास कैपिटल N नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? नो, हियर इज द सिचुएशन. इफ N इज अननोन, we can eliminate the FPC. This n minus n by n is basically your finite population correction factor. Okay, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ. If n is unknown, we can eliminate the FPC in equations 4.2, 4.3. हम इन दोनों में से FPC को इग्नोर कर सकते हैं और आप देखेंगे बिल्कुल आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मिलेंगे. You will recognize that the estimated variance of the y bar sy given in equation 4.2 is identical to the estimated variance of y bar obtained by using simple random sampling. बिल्कुल exactly मैंने अभी ये बात आपको बोली है. This result, but be careful, this result doesn't imply that the corresponding population variances are equal. ये बस जहन में रखें कि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर हम यही एस्टिमेट्स यूज कर रहे हैं तो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस दोनों सिचुएशंस में इक्वल होंगे, खाओ वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो या स्ट्रेटिफाइड. ऐसा नहीं होगा, राइट? द वेरिएंस ऑफ y बार इज गिवन बाय, तो वेरिएंस ऑफ y बार हमारे पास क्या है? दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय n इनटू n माइनस n डिवाइडेड n माइनस 1, दैट इज 4.4 इक्वेशन. सिमिलरली द वेरिएंस ऑफ y बार, ये y बार का था, ये फॉर सिस्टमैटिक इज गिवन बाय that is sigma square, I think this is sigma square, okay, not 2, by n into 1 plus n minus 1 into rho, that is equation 4.5. ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या है, ये थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. where rho is a measure of the correlation between pairs of elements within the same systematic sampling. Look, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है. your population is basically rho, right? And your
sample correlation coefficient is R, right? If rho is close to 1, then the elements within the sample are all quite similar with respect to the characteristics being like studied or measured, and systematic sampling will yield a higher variance of the sample mean than will simple random sample. So the first condition, अगर आपका ये रो जो है ये नियर टू 1 है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की तरफ इसका इंक्लाइन ज्यादा है, तो फिर आपको जो सिस्टमैटिक सैंपल है या जो आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अप्रोच है ये आपको हाई वेरिएंस देगी. इफ रो इज नेगेटिव, चूंकि हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इससे पिछले लेक्चर के स्टार्ट में देख चुके हैं, तो वही सारी प्रॉपर्टीज जो कि सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए होल्ड करती हैं वही सारी प्रॉपर्टीज आपके पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए भी होल्ड करेंगी. सो इफ रो इज नेगेटिव then the systematic sampling be better than simple random sampling. The correlation may be negative if elements within the systematic sample tend to be extremely different. तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफरेंट नेगेटिव इसीलिए आता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से हम कहते हैं फर्क होते हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. नोट दैट रो कैन नॉट बी so large negatively that the variance expression becomes negative, right? रो को बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर वो मॉडरेटली नेगेटिव है तो फिर उस सिचुएशन में हम उसका क्या करेंगे. फॉर रो क्लोज टू 0 एंड n fairly large, systematic sampling is roughly equivalent to the simple random sampling. Well, सिर्फ इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि आप इनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं कि आप अगर सिस्टमैटिक यूज कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर द सिंपल रैंडम, एंड इफ यू आर यूजिंग सिंपल रैंडम यू कैन गो फॉर द सिस्टमैटिक, but only in the case when your n is fairly large and rho is like near to 0 or close to 0. The unbiased estimate of the variance of y bar for the systematic sampling cannot be obtained by using the data from one systematic sample. This statement doesn't imply that we can never obtain an estimate of variance of y bar for systematic. सिर्फ ये कह रहा है कि आप अगर आप एक सिस्टमैटिक सैंपल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप वेरिएंस नहीं, अनबायस्ड वेरिएंस नहीं फाइंड कर सकते, एस्टिमेट कर सकते, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम कभी भी ये फाइंड नहीं कर सकते. When systematic sampling is equivalent to the when that is equivalent to the simple random sampling, we can take variance of y bar for systematic to be approximately equal to the estimated variance of y bar based on the simple random sampling, right? जब आपकी सिस्टमैटिक और आपकी जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है वो इक्विवेलेंट होना शुरू हो जाएं या हम उन्हें इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकें तो फिर दोनों के वेरिएंसेस को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है और वो उनको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एज्यूम कर सकते हैं. अब इशू ये कि देखना ये कि कौन सी पॉपुलेशंस ऐसी होंगी जिनके लिए ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या कर करेंगे. टू आंसर दिस क्वेश्चन we must consider the following 3 types of population. 3 तरह की पॉपुलेशन होती हैं और हर पॉपुलेशन के लिए कुछ अलग फिनोमेना है. रैंडम पॉपुलेशन, ऑर्डर पॉपुलेशन एंड द पीरियोडिक पॉपुलेशंस. फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि ये तीनों तरह की पॉपुलेशन हैं कैसी, फिर उनके अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टमैटिक वेरिएबल यू आर लाइक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग विद रिस्पेक्ट टू different estimates. So first is a random population. What is the definition of a random population? A population is random if the elements of the population are in random order. That's all. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी पे चले जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ सारे के सारे पेशेंट वो मिलेंगे जो जब एक्सीडेंटल केसेस हों, आपको सारे के सारे केसेस हार्ट अटैक वाले मिलें, आपको सारे के सारे केसेस ब्रेन हैमरेज वाले मिलें. नो, बिकॉज इमरजेंसी में लोग जो हैं वो डिफरेंट ऑर्डर के अंदर आते हैं. एक पेशेंट आएगा वो हार्ट का पेशेंट होगा, दूसरा आएगा उसको वो डायबिटीज होगा, तीसरा आएगा वो डायलिसिस का होगा, चौथा आएगा वो कोई हम कहते हैं गायनी इशू हो सकता है. सो अब आप उसमें जब वो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्रीज आपकी रैंडम होती हैं. अ पॉपुलेशन इज रैंडम इफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर इन रैंडम ऑर्डर. Elements of a systematic sample drawn from the random population are expected to be heterogeneous with rho approximately equal to 0. तो देखें क्या होगा जब रैंडम ऑर्डर में है तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, होमोजेनिटी नहीं है, वो आइडेंटिकल नहीं है. इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट होमोजीनियस, तो क्या होगा वो हेटेरोजीनियस होंगे. वी कैन एक्सपेक्ट दैट विद, और उसके अंदर रो क्या होगा, उनके अंदर चूंकि कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं एज्यूम किया जा सकता, राइट? उनके ऑर्डर में कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट शायद ना करे. इसका मतलब ये वी कैन से दैट रो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 और नियर टू 0.
Thus, when capital N is large, the variance of y bar for the systematic sampling is approximately equal to the variance of the y bar based on simple random sample. Let's go back और एक चीज़ और पढ़ लें. ये देखें, हमने यहाँ पे ये बात बोली थी कि हमें सिर्फ इस बात को देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो रो है वो this situation. For row close to 0 and n fairly large, systematic sampling is roughly equivalent to the simple random sampling. सिर्फ देखना ये कि कौन सी वो situations हैं जहाँ पे row is close to 0. तो obviously row is the correlation. तो correlation तो वहाँ होगा जहाँ चीज़ों के अंदर कोई logical relationship भी exist करता है. तो जब चीज़ें हैं ही random order में तो फिर logical relationship exist करना मुश्किल है. So we can say that row is fairly equal to 0 or near to 0. So in that situation, this will hold that the systematic sampling is roughly equivalent to the simple random sampling. और यही यहाँ पर उसने बात की है. Thus, when n is large, the variance of y bar for the systematic sample is approximately equal to the variance of y bar based on a simple random sampling. Now, your systematic sampling in this case is equivalent to the simple random sampling. ये हम conclude कर चुके हैं और इसके लिए condition हमारे पास क्या है? That is for row close to 0. For example, an investigator wishes to determine the average number of the prescriptions written by certain doctor during the previous year. If the frame consists of a current alphabetical listing of the doctors, the assumption that the name on the list are unrelated to the number of prescriptions written for a particular drug is reasonable. Hence, we consider the population is random. जैसे हमने एग्जांपल दी है, उसने भी बिल्कुल सेम आपको ऐसी एग्जांपल दे दी है कि डॉक्टर के पास अगर अपने वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए नाम, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास किसी खास ऑर्डर में वहाँ पे पेशेंट जो है वो लॉन्च हों. वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है. अगर एक डॉक्टर इमरजेंसी में बैठा हुआ तो वो शायद 1 घंटे के अंदर मे बी 30 डिफरेंट बीमारियों के लोगों को हैंडल करे. A systematic sample will be equivalent to the simple random sampling. Again, in this case, हम ये बार बार मेंशन कर रहे हैं. Now comes your ordered population. पहले हम रैंडम की बात कर चुके हैं, अब हम ऑर्डर्ड की बात करते हैं. ऑर्डर से क्या मुराद है? A population is ordered if the elements within the population are ordered in magnitude according to some scheme. According to scheme से क्या मुराद है? एज वाइज हो सकते हैं, सैलरी वाइज हो सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज वाइज हो सकते हैं. जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, उनको आईसीयूज में रखा जाता है. इसी तरीके से जो जनाब हार्ट पेशेंट्स होते हैं और ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उनको सीसीयू कार्डियक केयर यूनिट में रखा जाता है. वेयर एज नॉर्मल पेशेंट्स को या वार्ड्स में रखा जाता है. और अगर कोई स्पेशल केस है, लाइक आजकल जो जब डिफरेंट वायरसेस आए हुए हैं, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे आइसोलेशंस डिज़ाइन किए जाते हैं. इन अ सर्वे टू एस्टिमेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन in a large introductory course, students are asked to evaluate their instructor according to a numerical scale. तो अभी जो नया ट्रेंड बेसिकली बहुत से जगहों पे एग्जिस्ट करता है. आई डोंट नो वेदर इट एग्जिस्ट इन द वर्चुअल कॉन्सर्ट्स और नॉट, बट आमतौर पे वहाँ पे स्टूडेंट से कहा जाता है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स वो टीचर को evaluate करें इन सम स्केल, राइट. सो अगर उसमें से एक सैंपल ड्रॉ किया जाएगा तो फिर क्या होगा? that might be in like ascending order or say descending order. The population of measurements from which the sample is drawn is considered an ordered population. तो उसमें क्या होगा? Obviously वो जो आएंगे, like हम ये कह सकते हैं best teachers and then medium teachers and then some poor teachers. Basically अपनी अपनी evaluations की बात होती है. बहरहाल ऐसा कोई भी teacher, if he or she is a teacher, he can never be poor. If he is poor, then he is not a teacher. This is what I believe, okay? A systematic sample drawn from an ordered population is generally heterogeneous. अब इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर भी जो आप सैंपल लेंगे वो भी heterogeneous होगा, लेकिन रो जो है वो या तो 0 होगी या वो नेगेटिव होगी, right? It can be shown using equation 4.4, 4.5 that when n is large and rho is less than or equal to 0, variance जो है वो आपके सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का वो लेस आएगा एज कंपेयर टू वेरिएंस ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. दैट इज एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ द वाई बार फॉर द सिस्टमैटिक इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार. Thus, a systematic sample
a systematic sample from an ordered population provides more information per unit cost than does a simple random sample because the variance of y bar for the systematic sample is less than the corresponding variance of the y bar. That is for the simple random sampling. हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ कि ये बेसिकली किस किस का है. खैर उसके साथ को हमें जो y अटैच किया हुआ है, sy अटैच किया हुआ है, वो भी समझ आ रहा है, लेकिन खैर हम यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली भी लिख लेते हैं फॉर द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. और एक किस सिचुएशन की बात हो रही है? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है. नाउ सिंस वी कैन नॉट ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ द वेरिएंस ऑफ y bar sy from the sample data, a conservative estimate, one that is larger than we would expect, of the variance of variance of the y bar for the systematic is going to be this one, right? Now comes the last form of the population, last type of the population, that is a periodic population. What are the periodic populations? पहले इसकी definition देख लेते हैं, फिर then we will go for something else. A population is periodic if the elements of the population have the cyclic variations. Suppose we are interested in finding the average daily sales volume for a chain of grocery stores. Simple सी बात है. The population of the daily sales is clearly periodic with peak sales occurring toward the end of each week. देख लें, हर हफ्ते के एंड के ऊपर, हफ्ते के जो आखिरी दिन होते हैं, अगर आप ये डेली सेल्स देख रहे हैं और आपकी वहाँ क्लासिफिकेशन कुछ इस फॉर्म के अंदर बन रही है, मैं यहाँ पे इसकी फॉर्म लिख देता हूँ. If this is Monday, this is Tuesday, this is Wednesday, this is Thursday, this is Friday, this is Saturday, this is Sunday, right? और यहाँ मैं उसकी अगर सेल्स ले लूँ और हम जब भी इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसके ग्राफ की वैल्यू इसके ग्राफ की वैल्यू हमेशा कुछ इस फॉर्म के अंदर आएगी. तो क्या हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पे जैसे ही आपका वीक एंड अप होता है, यहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ साइकिल वैल्यूज आनी शुरू हो जाती हैं, राइट? सो अब इसी को ध्यान में रखते हुए लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन अगेन. अ पॉपुलेशन इज पीरियोडिक इफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन have cyclical variations. Suppose we are interested in finding or determining the average daily sales volume for a chain of grocery stores. The population of daily sales is clearly periodic with peak sales occurring towards the end of each week. The effectiveness of a 1 in K sample depends on the value we choose for K. Obviously देखें, अगर मैं इस सिचुएशन में if I decide to choose a systematic or like if I decide to use a systematic sample और K मेरे पास जो आ जाता है वो से आ जाता है every 5th day. देखिए every 5th day का मतलब क्या होगा, अगर मैं हर वीक का 5th डे ले लूँ तो क्या होगा, जैसे अगर तो वो आ रहा है फ्राइडे, तो अमूमन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप और लाइक जो भी आपके कंट्रीज, तो अमूमन ये होता है कि आपका फ्राइडे जो है वहाँ से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, तो वीकेंड पे सेल्स हाई रहेंगी. लेकिन वो वीकेंड पे सेल्स की बेस के ऊपर अगर मैं पूरे वीक की या वीक के हर डे की कोई एस्टिमेशन लगाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट लुक हाउ डेंजरस दैट सिचुएशन इज गोइंग टू बी. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास तो ये निकलेगा कि एवरेज डेली सेल्स आर वेरी हाई, लेकिन जब हम उसका आउटपुट देखेंगे तो उन दिनों को शामिल ही नहीं किया जाएगा जिन दिनों में आपकी सेल्स जो थी वो थोड़ी मॉडरेट रही हैं या लो रही हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर आप 1 in K सैंपल्स की बात करोगे तो यहाँ पे सेक्शन ऑफ K जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. If we sample daily sales every Wednesday, we would probably underestimate the true average daily sales volume. अगर हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द वीक से अगर हम उसको वेडनेसडे मान लेते हैं, तो अगर हम उसकी बेस के ऊपर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अंडर एस्टिमेशन. सिमिलरली इफ वी सैंपल सेल्स एवरी फ्राइडे, जो कि आपके वीकेंड का स्टार्ट होता है, वी वुड प्रोबेबली ओवर एस्टिमेटिंग द ट्रू एवरेज सेल्स. We might sample every 9th work day to avoid consistently sampling either the low or the high sales day. इसके लिए अच्छा तरीका ये कि हम हर
9वां दिन रख लें। इससे क्या होगा? सो अगर हम यहाँ पे एक साइकिल बनाने की कोशिश करें, लेट मी मेक if this is Saturday, this is Sunday, this is Monday, this is Tuesday, this is Wednesday, this is Thursday, this is Friday. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So पहले बार क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा Sunday. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So next का क्या आ जाएगा? Tuesday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is going to be Thursday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये बाद में अगर आप इसको दोबारा भी लेना चाहें तो ये डेज आपके रिपीट भी हो सकते हैं। सो यू सी कि अगर हमारे पास ये जो के की सिलेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इसको इस केस में अगर हम 9th ले लें तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो टोटल सैंपल है, से मैंने अगर वो 10 का भी उठाना है तो आप देखेंगे उस 10 के अंदर मे बी एक दिन कहीं पे रिपीट हो रहा हो या 2 दिन रिपीट हो रहे हैं, बाकी हर दिन की रिप्रेजेंटेशन आएगी। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी फेयर आइडिया, right? That is a valid or the proper estimate for this purpose. Okay, elements of a systematic sample drawn from a periodic population can be homogeneous. Well, ये homogeneous हो सकते हैं, that is rho आपकी greater than 0 हो सकती है. For example, the elements within a systematic sample of a dairy sales taken every Wednesday would be fairly homogeneous. Obviously बात है, अगर आपने हर Wednesday को ही चुन लिया तो क्या होगा? वेडनेसडे को सेल्स का पैटर्न ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहेगा। ऑलमोस्ट की बात हो रही है, अनटिल अनलेस के बीच में कोई एक एबनॉर्मल डे हम किसे कहते हैं, से साल के बाकी वेडनेसडे तो ठीक रहे लेकिन इस साल जो था वो जनाब ऐसा वेडनेसडे वाज द फर्स्ट रमजान, तो क्या होगा? ऑब्वियसली और द थर्सडे इज द फर्स्ट रमजान, तो ये वेडनेसडे को बहुत हाई सेल्स होंगी और द थर्सडे एंड लाइक फ्राइडे इज गोइंग टू बी ईद डेज। एंड अगर हम यूरोप की बात करें तो से अगर आपका वो जो हम कहते हैं जुमेरात आ रही है वो जब 25 दिसंबर को आ रही है, उस पर जब क्रिश्चियंस जो हैं वो जब क्रिसमस डे मतलब सेलिब्रेट करते हैं तो बड़ी हाई सेल्स होगी वेडनेसडे को। तो एबनॉर्मेलिटी मतलब यूजुअली हो सकती है लेकिन वो हमारे पास आउटलायर आता है बिकॉज वो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बट आम तौर पे फॉर द रेस्ट ऑफ होल ईयर वो एक होमोजीनियस पैटर्न प्रोवाइड करेगा। इट कैन बी शोन यूजिंग इक्वेशन 4.4, 4.5 दैट when your n is large enough, okay, and your rho, that is a correlation coefficient between those two variables, if that is a positive value, then the estimated variance obtained using systematic sample is usually greater than variance obtained using simple random sample, right? So हमने वही conditions जो कि हमने यहाँ पे define की थी, हमने उनको यहाँ पर ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, हमने इन्हीं कंडीशन को इन 3 तरह की पॉपुलेशन में देख लिया कि किस तरह की पॉपुलेशन हो तो वहां पे हमारे पास क्या फिनोमेना होगा और वेरिएंस कहाँ मिलेगा। तो बहरहाल अगर आपके पास यहाँ पे पीरियोडिक पॉपुलेशंस हैं तो उस सिचुएशन में आपको सिस्टमैटिक का वेरिएंस बहरहाल is going to be larger as compared to the variance of the simple random आपका जो है डिजाइन। So if you know that your population is periodic, right, and you have to choose your sampling technique, then अगर तो आप वेरिएंस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो फाइन, अगर नहीं कर सकते then no need to go for the systematic sampling. It would be good that you should go for a simple random sampling. Thus in this case a systematic sampling provides less information per unit cost than does simple random sampling. Well, वही बात जो हम कर चुके हैं। As in the preceding situation, variance of y bar for the systematic sampling cannot be estimated directly by using a simple random sample. We can approximate its value by using estimated variance for the simple random sample. As for the simple random sampling, in general, this estimator should underestimate the true variance of the mean for the systematic random sampling. To avoid this problem that occurs with systematic sampling from a periodic population, the investigator could change the random starting point several times. Well,
इशू तो अपनी जगह पे ये एग्जिस्ट करेगा. कौन सा इशू? ये इशू कि हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएंस का एस्टिमेट निकल रहा है वो बेसिकली अंडर एस्टिमेट हो रहा है. तो उसके लिए क्या होगा, आपको अपना रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना पड़ेगा बार बार. So this procedure would reduce the possibility of choosing observations from the same relative position in a periodic population. The process of selecting a random starting point several times throughout the systematic sample has the effect of shuffling the elements of the population and then drawing a sample. Hence, we can assume that the sample obtained is equivalent to a systematic sample drawn from a random population. The variance can be approximated by using estimated variance for the y bar. Sy is equal to s square by n into n minus n divided n. तो बेसिकली जितनी भी डिस्कशन हो रही थी, ये जो हमने अपने पास इक्वेशन नंबर 4.2 डिफाइन की थी, ये बेसिकली वही आपकी इक्वेशन 4.2 थी जिसकी हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन देना चाह रहे थे. So here comes your example number 4.1. This is a very short example, and hopefully this is going to be the last working of this lecture. Okay, an investigator wishes to determine the quality of the maple syrup contained in a sap of trees on a Vermont farm. The total number of trees n is unknown. Capital N आपके पास यहाँ पे नहीं है. Hence, to conduct a simple random sample of trees is impossible. As an alternative procedure, look, बड़ी important बात की है उसने. चूँकि capital N is unknown है, so we cannot go for the simple random sampling. But we are having an alternative procedure, that is the investigator decide to use a 1 in 7 systematic sample. कि उसने k की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली है? 7. So this is a general format. Whenever you define 1 in k, so यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? That is 7. The data from this survey are listed in the accompanying table. Entries are the percentages of sugar content in the sap for the trees sample. Basically जो यहाँ पे data है वो basic sugar contents की percentages है. Use these data to estimate mu, the average sugar content of the maple trees on the farm. After that, you have to place a bound on the error of estimation as well. So here you got data. तो हमारे पास इसमें कुछ data missing भी है, but we know the totals. हमें basically यहाँ पे ये total ही चाहिए होते हैं. बहुत बड़ा data था. हमने उस data को यहाँ पे short करके 1 2 2 1 2 यहाँ तक हमने 1 से लेकर 212 तक का data मेरे पास मौजूद था. And we know this. Like sugar content of the sap, that is yi, मैं इसको yi कर देता हूँ, and this is yi square, right? तो ये हर value और साथ उसके squares, and then हमने उसके यहाँ पे sum भी ले ली है. So we can call it as this is sum I varies from 212 yi, whereas this is going to be sum I varies from 1 to 212 yi square, right? So here comes the solution. An estimate of mu, और हमें ये पता है कि हम यहाँ पे simple random sampling यूज नहीं कर सकते because capital N is unknown. So the alternative procedure is systematic sampling. Right. So an estimate of the mu is given by mu hat sy is going to be, we know that this is y bar sy is equal to be sum I varies from 1 to n yi divided n, and we know that our sum is going to be 1 7. I think ये slide थोड़ी सी उल्टी होगी है मुझसे, एक साइड बीच में मिस होगी, right? So this is
slide number 1 for solution. Slide number 2 for solution. अगर मैं जरूर पढ़ता हूँ यहाँ पे वापस आ जाएंगे. So the sum is going to be 17066 और n आपके पास यहाँ पे 212 है. So अगर आप इसको सॉल्व करेंगे you will get 80.5, right? To find a bound on the error of estimation, to find bound on error of estimation, we must first compute S square. So S square is going to be sum of y square divided n minus 1. So we know the values, so we can simply put 1486800 minus 17066 whole square, and not whole square in fact, 212 divided 211, and if you solve it you will get 535.48, right? S square आ गया. Let me write something here. Intuitively we can assume that the population of trees, चूंकि हम trees को देख रहे हैं, on the form is random, क्योंकि आमतौर पे ये random ही होती हैं, ठीक है? Under this assumption, estimated variance of y bar sy is given by 4.2, equation 4.2, right? So if this is given as an equation 4.2, so having conducted the k की वैल्यू क्या थी हमारे पास? Having conducted the 1 in 7 sample, we know n assuming n is equal to 1484. ये आपने सोचना है कि n is equal to 1484 कहाँ से है? Because as well as I know, this is not given in the problem, but the only information given is that this is 1 in 7, right? और 212 भी आपके पास मौजूद है. So think it, कैसे आएगा ये, right? So n is equal to 1484 gives estimated variance of y bar sy is equal to s square by n into n minus n divided capital N, and this is equal to 535.483 divided 212 into 1484 minus 212 divided 1484, right? If you solve it, you will get 2.165. Similarly, bound on the error of estimation is going to be 2 estimated variance of y bar sy
गलती से मैं कहीं ST लिख दूँ तो आप उसको चेंज कर लेना, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 2.165 and this is going to be equal to 2.9. So conclusion, to summarize, we estimate the average sugar content of the sap to be 80.5%. We are quite confident that the bound on the error of estimation is less than 2.9%, right? क्योंकि डेटा हमारे पास यहाँ पे परसेंटेजेस में दिया हुआ था, लेकिन हमने उसको परसेंटेजेस में काउंट नहीं किया, इसलिए हमने अपने फाइनल कंक्लूजन में उसको इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेजेस दे दिया। व्हाट यू नीड टू थिंक ऑन दिस, ये आपने ये सोचना है। मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको उसको थोड़ी सी सोचने में आसानी मिले कि आपने इसके ऊपर सोचना है ये कहाँ से आता है, हाउ, राइट। और यहाँ पे हिंट में आपको क्या दे रहा हूँ कि हम बेसिकली 1 in 7 की अप्रोच यूज कर रहे हैं और टोटल हमारे पास 212 है। सो आई होप यू कैन इजीली थिंक ऑन दिस कि यार ये कैसे हमारे पास 1484 आया है, राइट। सो फार हमारा आज का सेशन हम उसको यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जिसके अंदर हमने ये देखा कि हाउ टू एवेलुएट द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस इन अ वे के हमें कौन सी पॉपुलेशन के पैटर्न के अंदर कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए और कहाँ पर। और बेसिकली यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था वो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस हो रहा था, जो हम कहते हैं सोलली यहाँ पे डिपेंड कर रहा था पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर। तो अगर हम इससे भी हट के सोचें कि वो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि हम इन जनरल देखें तो हमें वो बात इजीली क्लियर हो जाती है होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी की, एंड वी कैन हैव सम फेयर आइडिया कि हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है। अभी we have to solve some more problems on that, and inshallah in that we will be having some more picture of all these designs. So यहाँ तक आप सॉल्व करने की कोशिश करें और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम हमारा जो अगला सेशन है उसमें थोड़ी सी थ्योरी कम होगी और ज़्यादा चीज़ें हम वहाँ पे इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड मे बी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। सो तब तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।